औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंथेसिस क्या होता है या सिंथेसिस को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज़ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन या कंट्रास्ट कहते हैं आप। जैसे आप पानी और जाम शीरे को मिक्स करें तो आपके पास शरबत तैयार होकर आता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल रिएक्शन और फिज़िकल रिएक्शंस को आप क्लास 7 में बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं और आपको इनके डिफरेंसेस का भी पता है कि जब दो चीज़ों को आपस में, दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाने पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो हम उसको फिज़िकल चेंज कहते हैं और वो रिवर्सिबल होता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब आप दो अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हो, दो चीज़ों को, और उससे कोई नया सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस बहुत रेयर ऐसा देखने को मिला है कि वो रिवर्सिबल नहीं होते, ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं। इन सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन टू मेक अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केमिकल रिएक्शन है और इसमें दो अलग अलग सब्सटेंसेस जब आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे, अंडरगो जाएंगे किसी केमिकल रिएक्शन के, उसकी प्रोडक्ट जो आएगी वो एक नया सब्सटेंस होगा। अब वो आपके पास, अगर हमारे पास आयरन और हमने सल्फ़र रखा हुआ है और उनको एक केमिकल रिएक्शन से गुजार रहे हैं। अब केमिकल रिएक्शन शुरू कैसे होगा? जब आप उसको हीट करोगे। आप हीट करोगे, सल्फ़र और आयरन को एक साथ मिलाकर हीट दोगे, अब आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ। रिएक्टेंट्स कौन है? आपका सल्फ़र और आपका आयरन। इनसे हीट देने पर, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाने पर आपके पास जो प्रोडक्ट आई है वो दोनों हीट देने से क्या हुआ? आपस में अच्छे से कंबाइन हो गए, ठीक है, और उनमें से आयरन सल्फाइड बनकर एक नया सब्सटेंस बनकर आपके सामने आ गया। मसला क्या था? इसको और अच्छे से समझ लो कि अगर आप दूध और पत्ती को बगैर चूल्हा जलाए बर्तन में डालकर रख देते हैं तो क्या चाय तैयार हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसमें मेन फैक्टर क्या है? अगर आपने केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराना है, यू नीड सम हीट टू स्टार्ट दैट केमिकल रिएक्शन, और फिर वो एक नया सब्सटेंस आपको बना कर देंगे। अनदर एग्जांपल ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपको आयनिक बॉन्डिंग नज़र आ रही है। मैग्नीशियम इज़ मेटल और आपके पास ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल रखा हुआ है। जैसे ही मैग्नीशियम ने अपने आप को कैटायन बनाया, दो लूज़ किए, अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज किया, और ऑक्सीजन ने अपने आप को नेगेटिवली चार्ज किया। आपको चार्जेस नज़र आ रहे हैं, उसने दो ले लिए क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो रखे में एक्स्ट्रा हैं और वो अपने आप को सेकेंड शेल से स्टेबल कर सकता है जिसमें 8 रखे में। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट यानी उसकी वैलेंसी जो है, उसकी पावर कितनी है? 2 की पावर -2 की, वो 2 गेन करके अपने आप को एनॉइन बनाएगा। तो आयनिक बॉन्डिंग आपको नज़र आ रही है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होती हुई। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपको दिखाया जा रहा है। और ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो बर्निंग कैसे होगी? लाइक हीट आप कैसे दोगे? ठीक है ना, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि अब आपने हीट दी, केमिकल रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के दरमियान में, एंड यू विल गेट 2 MgO एज अ रिज़ल्ट, एज अ प्रोडक्ट। अब डीकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। डीकम्पोजिशन को अगर आप बात करो तो ये ब्रेकिंग अप है, लाइक डीकम्पोज होना है, टूटने का अमल है। लेकिन इसमें जो पहली बात आपने ज़हन में रखनी है, यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट में सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड पड़ा हुआ है जिसको आप कॉपर कार्बोनेट बुला रहे हो। इसमें कोई और दूसरा रिएक्टेंट नहीं है जिसको मिलाने पर एक नया सब्सटेंस बन रहा है। यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है, उसमें डीकम्पोजिशन में एक ही रिएक्टेंट एक नया सब्सटेंस बनाने की ताकत रखता है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो उसी में से एक ही आप रिएक्टेंट में से आप कई प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो, 1, 2 या 3 भी निकल सकती हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। थर्मल डीकम्पोजिशन इज़ द यूज़ ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। अब बेसिकली अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स नहीं है, चलो एक ही है, फिर भी हमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? थर्मल डीकम्पोजिशन चाहिए। यानी यहाँ भी हमें हीट रिक्वायर्ड है, हमें नीचे से हीट देनी है, उसको आग लगाकर उसको रखना है, उसके सामने एक्सपोजर देना है उसको हीट का, तो ही वो ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, रिएक्शन तभी स्टार्ट होगा। बेसिकली आप ये रिएक्शन तो नहीं कह सकते, रिएक्शन तो उस वक्त कहें हम कि जब वो दो चीज़ें हैं, दो रिएक्टेंट्स और आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये दिस इज़ काइंड ऑफ ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। आप ये टूट रहा है, अपने आप को तोड़ रहा है, और एक कंपाउंड अपने आप को 1, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो आप इसको रिएक्शन नहीं बुलाओगे, इसको आप डीकम्पोजिशन बुलाओगे, यानी अपने आप को ही तोड़कर 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाना, और इसमें उसको दोबारा से हीट की ज़रूरत है। व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज़ हीटेड इट चेंज फ्रॉम अ ग्रीन पाउडर टू अ ब्लैक पाउडर। अब सबसे पहले में जो पहली प्रोडक्ट आ रही है इसमें से आपके पास, ये पहले दिखने में ग्रीन था, अब ये ब्लैक हो गया, अब एक ब्लैक प्रोडक्ट बन गई और वो बिल्कुल अलग होगी
आपके ग्रीन की प्रॉपर्टीज़ से, आपके ग्रीन जो कॉपर कार्बोनेट है उसकी प्रॉपर्टीज़ और इस ब्लैक वाले की एक दूसरे से वेरी कर रही होंगी। द ग्रीन कॉपर कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो आपका ग्रीन वाला कॉपर कार्बोनेट था वो दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। और उसमें से पहली प्रोडक्ट जो है वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है और दूसरी प्रोडक्ट जो निकली वो एक गैस की शक्ल यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी एक और मिसाल अगर हम देख लें कि अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। आप जैसे आप लाइमस्टोन को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, यानी वापस लाइम बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा। इसको मैं कुछ आपको इस पिक्चर से समझाती हूँ। सबसे पहले आपने लाइमस्टोन को हीट देनी है, यानी CaCO3 को हीट देंगे। आप थर्मल इफेक्ट डालेंगे तो CaCO3 में आप चेक कीजिएगा कि आपके पास क्या निकल गया और क्या रह गया। तो इसमें आपके पास जो बच गया है वो कैल्शियम रह गया, यानी Ca रह गया है, और एक कार्बन और दो ऑक्सीजन निकल गए हैं और एक ऑक्सीजन वापस रह गया, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकल गया है और जो पीछे बचा है वो CaO बच गया, यानी एक ऑक्सीजन के आपके पास 3 थे, अब एक रह गया और C कार्बन निकल चुका है दो ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाकर पहली दफ़ा हीट देने पर। और ये अब आपका लाइमस्टोन जो है वो बदल गया है इनटू क्विक लाइम। अब आपने क्या करना है, इसमें पहले आपने हीट दी थी, अब इसमें आपने पानी डालना है, ठीक है। आपको हीट का एरो बाहर जाता नज़र आ रहा है, पानी अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही आप क्विक लाइम के अंदर पानी ऐड करोगे थोड़ा सा तो वो चेंज कर जाएगा दूसरी प्रोडक्ट के अंदर जो कि हाइड्रेटेड लाइम है, यानी CaOH2, ठीक है। बेसिकली हमने अपना सारा रिएक्शन जो था, जितनी प्रोडक्ट्स थी, हमने CO2 निकाल लिया, क्विक लाइम ले लिया, फिर हमने उसको उसमें स्लेक कर दिया, उसको हाइड्रेटेड लाइम में भी ले गए। 2-3 प्रोडक्ट्स हमने निकाल ली हुई हैं जो कि डिकम्पोजिशन के ज़रिए हम निकालते होते हैं एक ही रिएक्टेंट से। अब अगर आप चाहते हो कि ये वापस से लाइमस्टोन बन जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको कार्बोनेटिंग टावर से गुजारो, जिसके अंदर क्या होता है कि पानी बाहर आ जाता है और इसके साथ मिक्सअप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वापस से लाइमस्टोन बन जाता है। अब ये जो हम अपने लाइम वाटर को वापस लाइमस्टोन बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करवानी है। वो कैसे करवाएंगे वो ही हम टेस्ट करने लगे हैं। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन, जो भी हमारे पास आया था तीसरी फॉर्म में जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि आपकी ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लाइम वाटर के अंदर जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट करेगी, वो जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड है ना आपका लाइम वाटर का, वो टर्न करेगा इनटू क्लाउडी फॉर्म। जैसे दूध का रंग नहीं होता वैसे लस्सी की तरह शक्ल उसकी क्लाउडी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। पहले वो पानी की तरह ट्रांसपेरेंट था जब वो हाइड्रेटेड यानी लाइम वाटर था, लेकिन जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाली, उसने रिएक्शन शुरू किया, बबलिंग स्टार्ट की और उसका रंग बदल गया लाइम वाटर का और वो क्लाउडी फॉर्म में आ गया। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, उसको डाला किस तरह उस लिक्विड के अंदर। तो बेसिकली बच्चों यहाँ वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर देन एयर, वो हवा से भारी होती है, डेंस होती है। दिस मीन्स इट कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन टेस्ट ट्यूब टू अनदर। तो आप ऐसे ही जैसे आप उसको उंडेलोगे, एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रखी हुई है, ठीक है, धुआंधार, और आप उसको डाल रहे हो दूसरी टेस्ट ट्यूब में, वो बड़े आराम से वहाँ चली जाएगी। वो डेंस है, वो ऐसे हवा में ऊपर नहीं उठेगी, वो ऐसे धुआं धुआं ही आप देख रहे होगे कि वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में एंटर कर रहा है। जैसे ही वो एंटर करता जाएगा, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता जाएगा, चेंज होता जाएगा, बबलिंग होती जाएगी, और क्या होगा कि पोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू टेस्ट ट्यूब ऑफ लाइम वाटर विल कॉज द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो वो बिल्कुल मिल्की शेड में आ जाएगा। लाइम वाटर पहले ट्रांसपेरेंट फॉर्म में था, उसके अंदर जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पोर किया उसने अपना कलर चेंज कर लिया और मिल्की हो गया, ठीक है, क्लाउडी शेप में आ गया। चलिए एक और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं जिसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सब्सटेंस पुशेस आउट अनदर सब्सटेंस टू टेक इट्स प्लेस। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे को धक्का समझ लें देकर उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से बाहर खड़ा कर देता है, बाहर निकाल देता है और ख़ुद उसकी जगह आकर बैठ जाता है। अगर हम इसकी कोई मिसाल लें तो फॉर एग्जांपल मैनी मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। In displacement reaction, the more reactive element displace a less reactive element. अब पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स बेसिकली होते कौन है। तो मेटल ज़्यादा मोर रिएक्टिव, जैसे ग्रुप 1 आप बात कर लें,
बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। मेटल मोस्टली रिएक्टिव होते हैं अपने वैलेंस को, आउटर मोस्ट शेल को या अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के चक्कर में रहते हैं हर वक्त। तो इसलिए वो अपनी रिएक्टिविटी शो करवाते हैं। और अगर हाइड्रोजन से उनको कंपेयर करवाया जाए तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये याद रखें कि जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें ज़्यादा रिएक्शन देने वाले एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे, उनकी जगह ले लेंगे। अब इसकी एक ज़िंदा मिसाल जो है वो ज़िंक की शक्ल में हमारे पास है। और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं कि इफ़ जिंक इज़ एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखें कि सल्फ्यूरिक एसिड में उसका कंपाउंड क्या है, H2SO4। उसमें हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1 और ऑक्सीजन के 4 की बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है वो, ठीक है, इस कॉम्पोजिशन में है। अब जैसे ही आपने जिंक उस सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो आगे ज़रा एरो से आगे चेक करिए कि उसमें से क्या चीज़ गायब हो गई। आपके जिंक ने हाइड्रोजन को, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो उसने हाइड्रोजन का चलो भाई तुम साइड में होके खड़े हो जाओ, और वो खुद पार्ट बन गया सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी ZnSO4 की शक्ल में आ गया और हाइड्रोजन को उस सल्फ्यूरिक एसिड में से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। तो अब ये देख लेते हैं कि भाई क्या जिंक ने उसको धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया था सल्फ्यूरिक एसिड में से, या कुछ और हुआ। तो यहाँ पर जिंक जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में जाता है हाइड्रोजन को निकाल कर वो अपनी जगह बना लेता है। और जैसे ही वो सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक सल्फेट में कन्वर्ट करता है उसी टाइम हाइड्रोजन गैस की शक्ल में गिवन ऑफ होती है। जैसे आप तीली जलाते हो तो उसके ऊपर से धुआं नहीं उठता है, इसी तरह जैसे ही जिंक आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे धुआं उठेगा, और वो जो धुआं उठ रहा है वो यही हाइड्रोजन है, वो उससे उसको छोड़कर निकल जाएगा। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी एक नया सब्सटेंस बन रहा है, लेकिन नया सब्सटेंस बनाने के लिए उसमें पहले से मौजूद एक सब्सटेंस को अब सेक्रीफाइस करना होगा, उसको छोड़कर जाना होगा। ये तो हो गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट ना, कि एक आया और एक चला गया। लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में भी एक समझ लें कि मेथड आपके पास पड़ा हुआ है केमिकल रिएक्शन। इन सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टू रिएक्टेंट चेन प्लेसेस टू मेक टू न्यू कंपाउंड्स। अब यहाँ पर क्या है, उसने एक छोड़ा एक नया कंपाउंड बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक सल्फेट का नाम दे दिया, ठीक है, एक आया और एक चला गया। यहाँ पर दो आएंगे और दो चले जाएंगे और दो नए कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। गुड एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट इज द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। जैसे ही हम ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन की मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन में, अब मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन किस तरह बन गया, क्योंकि वो उसने कंटेन किया हुआ, यानी वो डिज़ोल्व हुआ है सल्फेट आयन डाइल्यूट फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, HCl के अंदर हमने उसको मिक्स करके रखा हुआ है। जैसे ही आप उसके अंदर बेरियम क्लोराइड को ऐड करोगे, बेरियम क्लोराइड में आप देखो क्लोरीन मैग्नीशियम में शिफ्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम का जो सल्फेट है वो शिफ्ट हो जाएगा इनटू बेरियम। तो आप देख रहे हो ये दो नए सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ लो कि एक्सचेंज करा लिया उन्होंने बिल्कुल एस्केप नहीं करवाया, उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है और डिस्प्लेस करा दिया है। क्लोरीन की जगह SO4 ने ले लिया है और SO4 की जगह क्लोरीन ने ले लिया है। और आपके पास मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट, जैसे नमक के दाने नहीं होते हैं, बिल्कुल नमक के ग्रेन्स की तरह आपके पास बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, उसके बॉटम के ऊपर आपको वो दाने बेरियम सल्फेट के पड़े हुए नमक के दानों की तरह, क्रिस्टलाइजेशन की तरह क्रिस्टल बने वो नीचे बैठे होंगे। क्रिस्टल तो नहीं कह सकते यार, प्रेसिपिटेट होते हैं, वो छोटे छोटे गोल दाने होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तमाम केमिकल रिएक्शंस के मेथड्स की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स। अल्लाह ने के पान। अगेन हमने क्या सीखा कि ने दो सब्सटेंसेस ने दो को रिप्लेस करवा दिया, डिस्प्लेसमेंट इस तरह हुई, डबल हुई, और यानी टू रिएक्टेंट चेन प्लेस टू मेक टू न्यू कंपाउंड्स।